नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल को। किस काल को पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कहने का अर्थ हो गया कि मौर्य काल के बाद जो समय होगा उसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा था कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया था और कोई भी योग्य शासक नहीं था, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारी को भारत एक अवसर की तरह दिखाई देने लगता है। क्लियर है? भारत क्या होता है? एक अवसर की तरह दिखाई देने लगता है, यानी कि मगध जो है मौर्य काल के बाद बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है और इसी कारण से जो है वो क्या होते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी क्या करते हैं? भारत पर आक्रमण करते हैं और जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत पर मौर्योत्तर काल में भारत पर कितने आक्रमण होते हैं? तो 4 आक्रमण होते हैं। ठीक है, और इस 4 आक्रमण को हमने एक ट्रिक से याद रखा था। उस ट्रिक का नाम क्या था? आईएसपीके। ठीक है, आईएसपीके। आई का मतलब हो गया आपको इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक जिसे जो है आपको हिंद यवन कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हिंद यवन कहते हैं। और दूसरा था आपको शक, और शक को हम सिथियन भी कहा जाता है या आपको सिथियन वंश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिथियन। तीसरा था आपको पीस हो गया आपको पहलव। ठीक है, जिसे हम पार्थियन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इसे पार्थियन कहा जाता है। और केस हो गया आपको कुषाण वंश। क्लियर है? केस हो गया कुषाण वंश, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है आपका इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन के बारे में हमने पढ़ लिया था। शक वंश के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आपको पहलव वंश के बारे में आज पहलव वंश और कुषाण वंश कोशिश करूंगा आपको समाप्त कर दूं। क्लियर है? तो हमने देखा था कि ये इंडो ग्रीक या हिंद यवन जो है ये कहाँ से आए थे? तो ये आपको हिंदू कुश पर्वत के समीप विक्टोरिया जगह था, वहां से आए थे। हिंदू कुश पर्वत कहाँ होता है? तो हिंदू कुश पर्वत देखा जाए तो हिंदू कुश पर्वत जो आपको पश्चिम उत्तर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान वाला क्षेत्र जो है वह आपको हिंदू कुश पर्वत का आसपास का एरिया है। और यह हिंदू कुश पर्वत लगभग 800 किलोमीटर जो आपको लंबी होती है। और हिंदू कुश पर्वत के आसपास में जब प्रथम हिंद यवन भारत पर आक्रमण किया था, उनका नाम था डेमोट्रियस। ठीक है, क्या नाम था? डेमोट्रियस। और डेमोट्रियस जब भारत पर मगध पर आक्रमण करता है तो उस समय मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग होता है और पुष्यमित्र शुंग का बेटा क्लियर है, ये डेमेट्रियस को क्या करता है? पराजित कर देता है और अग्निमित्र जो है वह विजय हो जाता है। क्लियर है? और इससे आपका हिंद यवन का दूसरा शासक होता है डेमेट्रियस के बाद, वह आता है आपका मिनांडर। कौन होता है? मिनांडर होता है। ये भी मगध पर आक्रमण करता है लेकिन मिनांडर क्या होता है? आपको पराजित हो जाता है। क्लियर है? तो हमने हिंद यवन या इंडो ग्रीक के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया था। अगर आपने हमारा पहले क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाकर के पहले क्लास देखिए, आपको और सीक्वेंस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा भारत पर दूसरा आक्रमण किसका हुआ था? तो आपको शक वंश का। और ये शक वंश जो है ये कहाँ से आए थे? तो ये शक वाले जो है लोग हैं ये आपको बेलन दर्रा पार करके आए। कहाँ से? बेलन दर्रा। और ये आपको मध्य एशिया के लोग थे और मध्य एशिया में जो है यूची कबीला वाला क्या करता है? ये शक को जो है वो भगा देता है, वहां से मध्य एशिया से भगा देता है। और ये भाग करके जो है भारत में अलग अलग 5 जगहों पर बस जाते हैं। कितने जगह पर बसते हैं? 5 जगहों पर। और वो 5 जगह कौन थे? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। पहला होता है आपको कंधार, चलिए लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा होता है आपको तक्षशिला, तीसरा होता है मथुरा, चौथा उज्जैन और पांचवा नासिक। और इसमें जो है आपका मथुरा, उज्जैन और नासिक के बारे में हमने आपको बताया था कि मथुरा के शक शासक राजुल को जो है मालवा के शासक 57 ईसा पूर्व पराजित कर देता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले टोटल कितने राजा थे? तो 10 राजा थे। फिर इससे भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। इसी प्रकार से नासिक का शक शासक नहपान जो है वह सातवाहन वंश गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण करता है, किंतु वह गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हो जाता है और गौतमीपुत्र सातकर्णी विजय हो जाते हैं। इसके बाद शक वंश का जो अगला शासक होता है वो वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी होता है। वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी के समय में भी शक शासक रुद्रदामन मगध पर आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण में रुद्रदामन विजय होता है और वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी क्या होते हैं? हार जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये सभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। चलिए आज हम समझते हैं पहलव वंश के बारे में। ठीक है, ये जो आपका ये तीसरा आक्रमण, ये आपका पहला आक्रमण हो जाएगा, ये दूसरा आक्रमण होगा और ये तीसरा, और चौथा जो है आपको कुषाण वंश, ये आपको चौथा आक्रमण होगा। तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में भारत पर टोटल कितने आक्रमण होते हैं? 4 आक्रमण। अच्छा, मौर्योत्तर काल का हमने 3 वंश ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। ब्राह्मण साम्राज्य,
इसमें शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश था। अगर आपने हमारा ये पहले क्लास नहीं देखा तो प्लीज अगर क्लास देखे तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि अगर दोनों को मिक्स करके पढ़ाते तो आपको जो है वो मुश्किल होता समझने में। इसीलिए वंश को हम पहले अलग से पढ़ा दिए और भारत में जितने आक्रमणकारी है उसको हम अलग से पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पल्लव वंश। तो चलिए पल्लव वंश आप हेडिंग दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पल्लव वंश, तो पल्लव के बारे में जो यानी इसे जो है पार्थियन वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कह सकते हैं इसे? तो इसे हम पार्थियन वंश कहते हैं। कौन सा वंश? पार्थियन वंश। और यह पार्थियन वंश जो है, ठीक है, पार्थियन वंश, और यह पार्थियन वंश जो है मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला कैमा था, तो ये आपको तीसरा था। ठीक है, कैमा हो जाएगा तीसरा। पहला किसका होगा? तो पहला आपका हिंद यवन का, और दूसरा था आपको शक का। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? शक का। तो आपको तीसरा क्या होगा? तीसरा जो होगा आपको पल्लव का हो जाएगा। क्लियर? यानी भारत पर आक्रमण करने वाले मौर्योत्तर काल में भारत पर तीसरा आक्रमण किसका होता है? तो पल्लव का आक्रमण होता है। और ये अब बात रहा कि जब पहला पल्लव का आक्रमण हुआ भारत पे, तो ये कहीं से तो आए होंगे भारत पर, तो यह आए थे आपको ईरान से। कहाँ से आए थे? ईरान से। अभी वर्तमान में ईरान कहा जाता है, उसी समय ईरान को क्या कहा जाता था? फारस। क्लियर है? फारस। और इसे हम पर्सिया भी कहते थे। किस नाम से जाना जाता है ईरान को? पर्सिया के नाम से। अभी वर्तमान में ईरान कहा जाता है, उस समय फारस और पर्सिया के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? इसीलिए आपका पहला वंश के जो भी लोग होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए पहला वंश के जो लोग होंगे उसे कहा जाएगा पारसियन। किस किस नाम से जाना जाएगा? पारसियन के नाम से जो है आपको पहला वंश के लोग जाने जाएंगे। क्लियर है? इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाती है? तो राजधानी जो है, राजधानी कहाँ बनाएगा? तो राजधानी आपको पुरुषपुर में बनाएगा, जो कि पेशावर में। पुरुषपुर। और पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। तो आपको पाकिस्तान नहीं देगा, ठीक है, आपको पेशावर देगा, तो इसको ध्यान में रखना है। यानी पहला वंश भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा शासक होता है। और इस समय जो है ये आपको आते कहाँ से? तो ईरान, फारस या पर्सिया बोल लीजिए। और ये इन्होंने अपनी राजधानी जो है पेशावर यानी कि पुरुषपुर को बनाया था। और इस यानी पहला वंश का संस्थापक अगर पूछता है, ठीक है, संस्थापक, तो इसका जो संस्थापक होंगे आपको यह मिथ्रेडेटस होंगे। कौन होंगे? मिथ्रेडेटस। क्लियर हुआ? यानी मिथ्रेडेटस जो है वह पल्लव वंश के संस्थापक होंगे। लेकिन इस वंश में सबसे योग्य शासक जो होता है वो आपको गोंडो फर्निस होता है। सबसे योग्य शासक कौन हो जाएगा? तो योग्य शासक अगर देखेंगे, ठीक है, योग्य शासक, तो आपको गोंडो फर्निस, ये सब नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, चलिए फिर भी हम पढ़ लेते हैं, अगर सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तब। जहाँ पर आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि पहलव जो है वह मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाला ये तीसरा शासक है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया, संस्थापक मिथ्रेडेटस। और सबसे योग्य शासक जो होगा आपको गोंदो फर्निस होंगे। कौन होंगे? गोंदो फर्निस, जिनका पाकिस्तान से जो है वह क्या मिला है? तख्ते वही अभिलेख मिला। ठीक है, गोंदो फर्निस का जो है एक अभिलेख पाया गया है आपको कहाँ पे? पाकिस्तान में। और इस अभिलेख का नाम क्या है? तो तख्त ए बही। बात समझ में आया? तो तख्ते बही जो है आपको एक अभिलेख पाया गया है, वह किसका अभिलेख है? तो यह अभिलेख आपको गोंदो फर्निस का है। क्लियर? ये कहाँ पर आएगा? आपको पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान में आएगा। क्लियर है? ये कहाँ पे आएगा? तो पाकिस्तान। इसके समय में जो है पुर्तगाल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है वह भारत आया था। क्लियर है? तो आपको प्रश्न आ सकता है कि सेंट थॉमस भारत किसके, किस वंश के शासन काल में भारत आया था? पल्लव वंश। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि इस पल्लव वंश के शासन काल में ही जो क्या होता है कि इस समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक, किस देश का धर्म प्रचारक? ईसाई धर्म का। और उनका नाम क्या रहेगा? तो उनका नाम रहेगा आपको सेंट थॉमस। चलिए इसको पेन रेट से कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इनका नाम क्या होगा? सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस। क्लियर है? और सेंट थॉमस जो है वह भारत में ये कौन थे? ये ईसाई धर्म प्रचारक थे। ईसाई प्रचारक थे। और जब ये भारत आए थे तो ऐसा नहीं भारत आने के बाद इनके साथ भेदभाव किया गया,
तो इस समय पुर्तगाल के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस कहाँ आएगा? तो ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस जो आपको भारत आएगा, ये कहाँ पर आएगा? तो ये आपको ये भारत में आएगा। बस समझ में आया? कहाँ पे आएगा? भारत। और यह भारत आने वाला जो है पहला ईसाई धर्म प्रचारक होता है। ठीक है, सिर्फ ईसाई प्रचारक ही नहीं, ये पहला ईसाई धर्म प्रचारक हो जाएगा। बात समझ में आया? इसके पहले जो है आपको धर्म से संबंधित किसी भी काम के लिए आपको ईसाई धर्म या हिंदू धर्म या इसको नहीं बुलाया गया। तो ईसाई धर्म सेंट थॉमस जो है वो आपको धर्म के प्रचार के लिए कहाँ जाते हैं? तो आपको भारत आते हैं। उस समय भारत पर शासन किसका चल रहा होता है? तो पल्लव वंश का। और ये चूंकि विदेशी है, ईरान से आया। और इसमें सबसे योग्य शासक कौन होता था? गोंदो फर्निस जो है आपका सबसे योग्य शासक होता है। तो आई होप जो है आपको पल्लव वंश समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत पर जो है मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद आक्रमण करने वालों की संख्या कितनी थी? 4। पहले थे आपको हिंद यवन, दूसरे थे आपको शक। तो हिंद यवन और शक के बारे में हमने पहले क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, आज हमने किया है आपको पल्लव वंश। ये पल्लव वंश जो भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा शासक होता है, और इसे जो है पार्थियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यह आते कहाँ से थे? आपको ईरान या उसी को फारस या उसी को पर्सिया बोला जाता है। क्लियर है? इन्होंने अपनी राजधानी बनाते हैं पुरुषपुर यानी पेशावर को। और इस वंश यानी पल्लव वंश का संस्थापक जो है मित्रे डेटस हो जाए। और इनका जो सबसे योग्य शासक कौन था? तो गोंदो फर्निस, जिन्होंने तख्ते वही अभिलेख जो आपको बनवाया, जो कि आपको पाकिस्तान में कहाँ पे पाया गया है? तख्ते ए वही अभिलेख है। यह क्या है? यह आपको अभिलेख है। बात समझ में है? ये क्या है? अभिलेख। और अभिलेख लिखने की प्रथा भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो अशोक ने किया था। क्लियर है? तो आपका इस सबसे योग्य शासक जो है गोंदो फर्निस होगा, जिन्होंने तख्ते बही का क्या लिया था? आपको उपाधि लिया था। और सॉरी, तख्ते बही जो आपको यह अभिलेख इन्होंने बनवाया, जो आपका पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। क्लियर है? अगला आपको ये पॉइंट इसमें यह था कि पल्लव वंश के शासन काल में ही जो है आपको प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमसन जो है क्या हुए थे? भारत आए थे। क्लियर? और ये सेंट थॉमस जो है भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक होता है। तो आई होप जो है आपको पहला वंश क्या हुआ समझ में आया होगा। चलिए आगे, इसके बाद जो चौथा आक्रमण होता है भारत के ऊपर, वह होता है आपको कुषाणों का। चौथा आक्रमण किनका हो जाएगा? तो कुषाण वंश का आक्रमण भारत पर हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा वंश? तो कुषाण वंश। क्लियर है? कौन सा वंश? तो कुषाण वंश। तो मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला यह क्या होगा? मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में अगर भारत पर आक्रमण करने वाला देखेंगे तो यह हो जाएगा चौथा। और ये चौथा ही नहीं, अंतिम भी था। ठीक है, इस पर इसके बाद जो है वह मगध पर, मगध बोल रहे, उसके बाद जब भारत पर आक्रमण करने वाला कोई विदेशी आकर मौर्योत्तर काल में तो नहीं मिलेगा, इसके बाद फिर मिल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो ये जो भारत पर आक्रमण करने वाला कैमा शासक था, चौथा ही हम बोल सकते हैं, मौर्योत्तर काल में अंतिम शासक है। अब बात रहा ये कि कि यह कुषाण वंश वाले लोग जो है वो आते कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुषाण वंश के लोग जो है आपको मध्य एशिया में आते हैं। किस कहाँ से आते हैं? मध्य एशिया से। और ये मध्य एशिया मतलब कह सकते हैं हम चीन और तुर्किस्तान। कौन सा स्थान? तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान या तुर्किस्तान या चीन में कहेंगे तो आपको यहाँ से क्या हुए थे? मध्य एशिया से आपको ये कुषाण वंश के लोग आए थे। और मध्य एशिया से जो है आपको यूची कबीला वाला भी इसको क्या करता है? भगा देता है। तो कुषाण वंश को जो है भारत से मगध मध्य एशिया से कौन भगाता है? तो आपको यूची कबीला वाला। बात समझ है? यूची कबीला के लोग जब से मध्य एशिया से भगा देते हैं, ठीक है, यूची कबीला वाले जो है मध्य एशिया से भगा देते हैं। और ये यूची कबीला वाला जो है टोटल कितने भाग में बटे हुए थे? तो 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से एक भाग होता है, ठीक है, जिसमें से एक भाग जो है, इसी में से एक भाग जो होगा वो आपको कौन होगा? कुषाण वंश के लोग होंगे। बात समझ में आए? तो यूची कबीला वाला जो है टोटल भारत में फैले हुए थे, यानी मध्य एशिया में, साथ ही तुर्किस्तान में। और यूची कबीला वाला जो माउंटिंग बोल्ट यूची कबीला वाला, यूची कबीला वाला जो इसी में से एक जो है वह क्या होगा? आपको
कुषाण वंश के लोग होंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है कुषाण वंश का क्षेत्र जो है वह आपको मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर के गंगा के दौरान था। साथ ही साथ जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछता है प्रश्न में कि कुषाण वंश का, जैसे हमने अभी देखा था पल्लव वंश के बारे में, उसी प्रकार से कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था और ये आया कहाँ से था, मध्य एशिया से। क्लियर है? और ये यूची कबीला वाला जो 5 भागों में बटा था उसी में से एक भाग था आपका कुषाण। और इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? तो संस्थापक का नाम था आपको कुजुल कडफिसिस। कुजुल, ठीक, कुजुल कडफिसस। अजीब अजीब नाम। तो कुजुल कडफिसस जो है वह कुषाण वंश का संस्थापक होता है। इन्होंने कुजुल कडफिसस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने जो है तांबे का सिक्का चलाया था। कुजुल कडफिसस कौन सिक्का चलाता है? तो तांबे का सिक्का चलाता है, तांबे का सिक्का। और कुषाण वंश में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो काकनी। क्या कहेंगे? काकनी जो है वह तांबे के सिक्के को कहा जाएगा। ठीक है, तो कुजुल कडफिसस जो है वह तांबे का सिक्का चलाता है। और ये कौन से धर्म मानते थे? तो ये आपको कुषाण वंश वाले जो है वह धर्म मानेंगे आपको शिव शैव धर्म। ठीक है, धर्म कौन सा मानेंगे ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ये शैव धर्म को मानेंगे। अच्छा, ये शैव धर्म को मानेंगे कैसे पता चला? तो कुछ तो भगवान शिव के साक्ष्य पाए गए होंगे, तो इसका प्रमाण जो है यहाँ के सिक्के से मिले। किससे मिलेगा? सिक्का से मिला। और इनके सिक्के पर ऐसा क्या था जो आपको पता चला कि शैव धर्म को मानते हैं? तो इनके सिक्कों पर जो है वह एक तरफ जो आपको देखेंगे, सिक्के का 2 पहलू होगा ना सिक्के का 2 पहलू। तो सिक्के के एक पहलू पर जो आपको कुजुल कडफिसिस का, जो इनके संस्थापक होंगे, उनका चिन्ह रहेगा। ठीक है, कुजुल कडफिसस एक तरफ जो है कुजुल कडफिसस का चिन्ह रहेगा, और सिक्के के दूसरे पहलू में जो आपको भगवान शिव के नंदी बैल की आकृति थी, नंदी बैल की आकृति थी। जिससे क्या पता चलता है? जिससे पता चलता है कि कुषाण वंश के लोग जो वह किस धर्म को मानेंगे? तो आपको शैव धर्म को मानेंगे। क्लियर है? अच्छा, कुजुल कडफिसस जो है वो आपको किसकी उपाधि लेता है? तो आपको महेश्वर की उपाधि लेता है कुजुल कडफिसस। इसलिए जो है यह मान सकते हैं हम कि यह किस धर्म को मानेंगे? तो शैव धर्म को मानेंगे। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये आपको नंदी बैल और इन्होंने जो है महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। अच्छा, इसके बाद जो आपको कुजुल कडफिसस के बाद कुषाण वंश का जो अगला शासक हो, चलिए हम दूसरे स्लाइड में लेते हैं। यानी कि कुछ हम पढ़ रहे हैं कुषाण वंश, तो चलिए एक टॉपिक लिख लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा अगर कोई बीच से जुड़ेंगे तो। देखिए, कुषाण वंश का जो है पहला शासक था आपको कुजुल कडफिसस। कौन था? कुजुल कडफिसस। बात समझ में आया? कुजुल कडफिसस। और कुजुल कडफिसस के बाद जो है इन्होंने क्या किया था? तांबे का सिक्का चलाया। और इसके बाद जो अगला शासक होगा जिनका नाम था भीम कडफिसस। क्या नाम रहेगा? भीम कडफिसस। बात समझ में आया? भीम कडफिसस। और इस भीम कडफिसस ये चूंकि संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो आपको भीम कडफिसस को ही माना जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं, वास्तविक संस्थापक। बात समझ में आया? तो वास्तविक संस्थापक जो है भीम कडफिसस को ही माना जाता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? धर्म शैव धर्म को ही मानेगा। और इन्होंने यानी भीम कडफिसस ने जो उपाधि ली थी महेश्वर की उपाधि, हमने अभी कुजुल कडफिसस के बारे में बताया था, वो थोड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है, आपको भीम कडफिसस की उपाधि, इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? तो महेश्वर की उपाधि इन्होंने लिया था। क्लियर? किसकी उपाधि? महेश्वर की उपाधि। और इनके जो भीम कडफिसस के जो सिक्के होंगे, इनके सिक्के पर एक तरफ जो है खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा रहेगा, यानी कि जो सिक्का होगा, ठीक है, सिक्का का 2 पहलू होगा। एक पहलू में जो है खरोष्टी लिपि में, किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में जो आपको इनका नाम यानी कि भीम कडफिसस इनका नाम रहेगा। और ये भीम कडफिसस किस भाषा में? ये आपको खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि। और ये अधिकांश आपको उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और आपको ताजिकिस्तान एरिया वाले ही क्षेत्र में आपको खरोष्टी लिपि पाया जाता है। तो इसका जो है आपको एक तरफ सिक्के में जब भीम कडफिसस का खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ क्या रहेगा? चित्र रहेगा। और इसी सिक्का का जो दूसरा पहलू होगा, उस दूसरे पहलू में जो है
शिव भगवान और पार्वती, इनकी पत्नी पार्वती का चित्र था। क्लियर, शिव भगवान और पार्वती का चित्र था। साथ ही साथ भगवान शिव के जो त्रिशूल होंगे, ठीक है, त्रिशूल, इस यानी भगवान शिव, पार्वती और त्रिशूल का चित्र आपको सिक्के के एक पहलू में अंकित होगा और दूसरे पहलू में जो है भीम कटफिशर का जो है आपको नाम लिखा रहेगा। किस लिपि में? तो खरोष्ठी लिपि में। यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर है? अच्छा, कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होगा, ठीक है, कौन सा शासक? प्रतापी शासक, यानी प्रतापी बोलिए, शक्तिशाली बोलिए, ये सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक जो होते हैं भीम कटफिशर के बाद, वह होते हैं आपको कनिष्क। और एग्जाम में जो अगर कुषाण वंश से पूछेगा तो कनिष्क से ही पूछेगा, इसलिए कनिष्क को जो है वो थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये आपको कनिष्क जो थे काफी प्रतापी शासक थे, शक्तिशाली थे और बुद्धिमान शासक भी आपको कनिष्क को माना जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, कनिष्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो कनिष्क ने जो है वो कैलेंडर चलाया था, ठीक है, उस कैलेंडर का नाम क्या था? तो अब कैलेंडर का नाम जो है ठीक है, इन्होंने एक कैलेंडर चलाता है जिसका नाम होता है आपको शक संवत, शक संवत। और शक संवत जो है एक तरह से देखा जाए, आप ब्राह्मण लोग के पास आप देखते होंगे कि ब्राह्मण लोग जो है वह जन्म पत्री देखता है या जन्म पत्री बनाता है तो वह पीछे का बैक डेट निकालता है। तो उसके पास जो वो कौन सा कैलेंडर होता है? तो उसके पास जो कैलेंडर होता है वह शक संवत होता है। यानी कि शक संवत क्या है? एक प्रकार का कैलेंडर है, ठीक है, एक प्रकार का कैलेंडर है। और अभी जो हम लोग जो आपको कैलेंडर जो यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर होता है? तो आपको वह ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च रहेगा। और ये आपको शक संवत वाले कैलेंडर होंगे, ये आपको चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन होगा। और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है कितना पीछे चलता है? तो सॉरी, ये 78 ईस्वी जो है वह आगे चलता है। बात समझ में आया? तो हम कैलेंडर का एक क्लास लेंगे जिसमें हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो उसका एक सेपरेट क्लास ही ले लूंगा। ठीक है, तो आप समझ में इतना सिर्फ अभी याद रखिए कि कनिष्क जो है वह शक संवत नामक कैलेंडर चलाता है। और ये शक संवत कैलेंडर कब चलाया जाता है? तो 78 ईसा पूर्व। ठीक है, यह कैलेंडर कब चलाया जाता है? तो 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में यह कैलेंडर चलाया जाता है। और यह कैलेंडर जो है कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में क्यों चलाया? ठीक है, सबसे प्रश्न उठता है तो क्या उसका मन हुआ कि आपको कैलेंडर चलाएगा? तो कनिष्क जो है ये 78 ईसा पूर्व में ही क्या करता है? 78 ईस्वी ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में ही अपना राज्याभिषेक कराएगा। क्या कराएगा? राज्याभिषेक कराएगा। और चूंकि ये राज्याभिषेक कराएगा तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी इसी शुभ अवसर पर एक कैलेंडर चलवाता है जिसका नाम होता है शक संवत। बात समझ में? 78 ईस्वी में ही एक कैलेंडर चलाएगा जिसका नाम होगा शक संवत। इसने अपनी राजधानी के लिए दो जगहों को चुना था। ठीक है, कौन किस जगह को? तो आपको राजधानी देखिए, राजधानी जो आपको दो प्रकार की हो सकती है। एक राजधानी राजनीति के हिसाब से और दूसरा राजधानी सांस्कृतिक के हिसाब से आपको चुना गया था। तो जो राजनीति का जो राजधानी था, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पेशावर जो है वो आपको राजनीति राजधानी थी। और इसी प्रकार से जो है आपको अगर सांस्कृतिक राजधानी देखें जहाँ पर धर्म से संबंधित बातचीत होंगे तो सांस्कृतिक राजधानी जो है पहले तक्षशिला था, और ये तक्षशिला से बाद में जाकर के जो है आपको मथुरा को क्या करता है? आपको राजधानी बना लेता है। क्लियर है? तो ये दोनों क्या थे? कुषाण वंश के राजधानी थे। और ये राजधानी जो होंगे या पेशावर नॉर्मल राजधानी, तक्षशिला जो आपको दूसरा राजधानी होता है जो कि धार्मिक संबंधित है। यहाँ तक समझने किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको राजधानी समझ में आ गया। कुषाण वंश कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक, और यह पहला शासक कौन होगा, दूसरा शासक कौन होगा और तीसरा शासक जो कि सबसे प्रतापी शासक होता है। और इन्होंने अपने राज्याभिषेक 78 ईस्वी में चलाता है। और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कैलेंडर चलाया जाता है जिसे हम शक संवत कहा जाता है, जिसे हम आपको पंचांग जो पंडित लोग कैलेंडर लिए रहते हैं उसी को कहा जाता है आपको शक संवत कहा जाता है। बात समझ में आए? तो यहाँ तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बना था? तक्षशिला को।
और बाद में मथुरा ट्रांसफर कर लेता है। कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण किया था। चलिए दूसरा स्लाइड लेकर के हम कनिष्क के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी से आता है। देखिए आपका अगर मौर्योत्तर काल से पूछेगा तो कनिष्क के बारे में ही पूछेगा, इसीलिए कनिष्क को हम डिटेल से देखेंगे। क्लियर है। कनिष्क भी क्या करता है कि मगध पर आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करेगा? मगध, यानी कि मगध की राजधानी कहाँ होगी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण करता है, अब भारत पर आक्रमण करने वाला जो है वह ये, अच्छा ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज और जान लीजिए कि कुषाण वंश जो भारत पर आक्रमण करते हैं, ये कैमा आक्रमण होता है मौर्योत्तर काल का? तो ये आपको चौथा आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण? चौथा आक्रमण होता है। बात समझ में आए? चौथा आक्रमण जो आपको हुआ कुषाण वंश का होता है। कुषाण वंश का सबसे प्रथम शासक कौन हो जाएगा? अरे कहाँ चल गया? तब पहले सबसे प्रथम शासक हो जाएंगे आपको कुजुल कटफिशर। इसके बाद अगला शासक होगा आपको भीम कटफिशर, और भीम कटफिशर के बाद जो है वह शासक होगा आपको कनिष्क। इन्होंने 78 ईसा पूर्व अपना क्या कराएगा? राज्याभिषेक, यानी कि राजा बन जाएगा। तो कनिष्क जो है वो मगध पर आक्रमण करता है, और यह मगध पर आक्रमण करने वाला चौथा राजा होता है, और यह मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करेगा। और यह पाटलिपुत्रा पर जब आक्रमण करेगा तो यहाँ से दो चीज चुरा के लेके जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा चीज? तो पहला चीज चुरा के लेके जाएगा पात्र। ठीक है, तो पात्र किसका? तो पात्र जो है वो महात्मा बुद्ध का पात्र, यानी जिसमें महात्मा बुद्ध क्या करते थे, मतलब घर घर जा करके भिक्षा मांगते थे। उनका जो भिक्षा मांगने वाला जो पात्र होगा, उसे जो है वह चुरा करके कौन लेकर चल जाएगा? कनिष्क जो है वो अपने साथ लेके चला जाएगा। बात समझ में आए? तो भिक्षा पात्र जो है वो क्या होता है? भिक्षा पात्र, पात्र शुल्क नहीं होगा। पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करेगा और भिक्षा पात्र को अपने साथ लेके जाएगा, भिक्षा पात्र को। क्लियर है? और ये भिक्षा पात्र किसका होता है? तो महात्मा बुद्ध का आपको भिक्षा पात्र होता है। क्लियर है? साथ ही साथ आपको भिक्षा पात्र लेके गया, और यहाँ से दार्शनिक भी लेकर जाता है। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र से कनिष्क और क्या ले जाएगा? दार्शनिक। अच्छा, दार्शनिक का मतलब समझ में आ रहा है? दार्शनिक का मतलब होता है आपको विद्वान। क्या होगा? विद्वान होगा। तो पाटलिपुत्र से जो है भिक्षा पात्र लेके जाएगा, साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत बड़े विद्वान को यहाँ से लेके जाते हैं, और उस विद्वान का नाम क्या रहेगा? तो अश्वघोष जो है इसका नाम होगा। ठीक है, अश्वघोष। और ये कनिष्क जब अपने दरबार में इसको लेके जाएगा, तो अश्वघोष को जो है राज दरबारी कवि के रूप में, राज दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि के रूप में क्या करता है इसको, मतलब एक तरह से कहा जाए, ये अश्वघोष जो है वह अपना दरबारी कवि के रूप में इसे मतलब नियुक्त कर देता है। कौन? कनिष्क। तो कनिष्क जब मगध, यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा, तो दो चीज अपने साथ लेके जाएगा। पहला तो आपको महात्मा बुद्ध के भिक्षा मांगने वाला भिक्षा पात्र को ही लेके चला जाएगा, और दूसरा जब वो कनिष्क यहाँ से दार्शनिक लेके जाता है। दार्शनिक मतलब कौन विद्वान को लेके जाएंगे? तो अश्वघोष को। और अश्वघोष को जब यहाँ से लेके जाएंगे तो वो अपने यहाँ क्या करेंगे? इसे राज दरबार कवि जो आपको बना लेंगे। बात समझ में आया? राज कवि का दर्जा जो है आपको यह अश्वघोष को दिया गया। ठीक है, तो किस कौन सा? राज कवि का। ठीक है, राज कवि का आपको दर्जा दिया गया। बात समझ में आया? अच्छा, कनिष्क के काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण होती है आपको चौथी बौद्ध संहिता। कुछ याद आ रहा है? चौथी बौद्ध संहिता। और चौथी बौद्ध संहिता के समय, ठीक है, चौथी बौद्ध संहिता ये हमने आपको बताया था जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे। चौथी बौद्ध संहिता कहाँ होता है? तो आपको कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में। और ये आपको कब होता है? तो प्रथम शताब्दी में। कब हो जाएगा? प्रथम शताब्दी में। और ये प्रथम शताब्दी में तो होगा, लेकिन उसमें राजा का जो है वह कौन नेतृत्व करेगा? तो राजा का नेतृत्व करेगा चौथी बौद्ध संहिता में, जिनका नाम रहेगा वो कनिष्क। ठीक, और ये कनिष्क के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है वह अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अशोक द्वितीय क्यों कहा गया? क्योंकि कनिष्क जो है वह अशोक के तरह ही बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने काम किया। क्लियर? तो अशोक के कनिष्क के शासन काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है चौथी बौद्ध संहिता होती है आपको कुंडल वन में। और इस समय जो आपको राजा कौन नेतृत्व करेगा? तो उस कनिष्क नेतृत्व करेगा। और यह बौद्ध संहिता कब होती है? आपको प्रथम शताब्दी में इसकी बौद्ध संहिता किया जाता है।
क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपको ये वाला याद है कि आपको प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था? चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो आपको 483 ईसा पूर्व यानी महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु के उपरांत हुआ था, और यह किया गया था आपको राजगीर में। कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। क्लियर, राजगीर में। और इस समय शासक कौन होंगे? तो अजात शत्रु क्या होंगे? शासक होंगे। और इसके बाद जो है दूसरा बौद्ध संगीति कब किया जाता है आपको? ठीक 100 साल के बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाता है काला शोक के शासन काल में ना, तो यह हो जाएगा आपको वैशाली, क्योंकि काला शोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली ही थी। इस समय राजा कौन होगा? तो काला शोक, यह आपको शिशुनाग वंश का शासक होता है। अच्छा, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको 255 ईसा पूर्व। क्लियर है? यह कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में, पाटलिपुत्रा में। और यह इस समय राजा कौन होंगे? तो आपको कनिष्क जो है वो इस समय राजा होंगे, कनिष्क। और इसी चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही, और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलबन कश्मीर में। ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। बस समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है 4 बौद्ध संगीति होता है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। और ये चौथी बौद्ध संगीति में जो है एक और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को जो है बैठाया जाता है। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी की जाती है। अध्यक्ष पद पर जो है वह कौन रहेगा? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। और इस सम्मेलन के बाद ही बौद्ध धर्म क्या होता है कि 2 भागों में बट जाता है। पहला भाग कहलाता है हीनयान और दूसरा भाग कहलाता है आपको महायान। और कनिष्क जो है वो कौन सा मानेगा? तो महायान शाखा को मानेगा। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो है वह कुषाण वंश में थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो हम अगले क्लास में कर देंगे। और अगले क्लास में हम 2 कैलेंडर यानी 3 कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्रम संवत पहला कैलेंडर, दूसरा पढ़ाएंगे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिए, और तीसरा जो टॉपिक कल चलेगा वह चलेगा आपको शक संवत यानी कि शक वंश का कैलेंडर जो है वह कौन सा था। फिर ये कैलेंडर जब कोई डेट निकालते हैं तो आज जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इससे कैसे हम डेट निकालते हैं, या आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं, वो हम कल के क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों और परिवारों को भी शेयर कीजिए, और खास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। और हमारे क्लास में एक प्यारा सा कमेंट, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप क्लास में कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।